चलिए, तो आज हम लोग क्या करते हैं, पॉलिटी का नेक्स्ट लेक्चर देखते हैं, लेक्चर नंबर 6। इससे पहले लेक्चर 5 देखा था और लेक्चर 5 में क्या किए थे, तो राज्य पुनर्गठन की बात किए थे, ठीक है, फजल अली आयोग के ऊपर। ठीक है, फजल अली आयोग जो है वह किस तरह से कहता है कि भाषा के आधार पर राज्य का पुनर्गठन होगा। तो चलिए हमारे साथ बना रहिएगा, कॉपी पेन ले करके बैठिएगा और सीखते चलिएगा। रटने की प्रयास जो है यहाँ पे समाप्त हो जाएगी, क्योंकि आपको भी पता है कि हम अभी जस्ट क्या कराएंगे, रिकैप कराएंगे। कोई दिक्कत तो 5 मिनट रिकैप करने के लिए तैयार हो जाइए कल की क्लास में। और उसके बाद में फिर आज देखेंगे क्या, तो आज देखेंगे नागरिकता के बारे में। कोई दिक्कत की नागरिकता जो है ना वह कैसे मिलती है, भारत में रहने के लिए हमको कैसे सिटीजनशिप चाहिए। तो आज जो है नागरिकता से संबंधित जो भी डाउट होगा वह क्या हो जाएंगे, आपका समाप्त हो जाएगा। तो आइए हमारे साथ बना रहिएगा और कॉपी पेन लेकर के बैठिएगा। चलिए रिकैप करने के लिए तैयार हो जाइए। कोई दिक्कत, क्योंकि कुछ देर की खामोशी फिर सो रहेगा, पड़ोसी तेरा वक्त आया था, हमारा इस बार दौड़ आएगा। कोई दिक्कत तो रिकैप कल की क्लास करा देता हूं। कल हमने बताया था कि जब भाषा के आधार पर राज्य के पुनर्गठन की मांग होने लगी तो एसके धार कमेटी बना, और एसके धार कमेटी 1947 में बनता है और 1948 में रिपोर्ट देता है, जिसमें कहा जाता है कि एसके धार कमेटी आयोग के अनुसार कि राज्य का पुनर्गठन भाषा के आधार पर नहीं होगा। जब राज्य का पुनर्गठन भाषा के आधार पर नहीं होगा तो यह सीधा सीधी मांग कर दिया आंध्र प्रदेश के, हमको भाषा के आधार पर क्या करो, राज्य पुनर्गठन करो। लेकिन एसके धार कमेटी कहता है कि अब भाषा के आधार पर जो है ना राज्य का पुनर्गठन नहीं होगा। फिर इसके बाद में 1948 में जेवीपी कमेटी बनता है, जवाहरलाल पट्टाभी, सीतारामैया और उसके बाद में वल्लभ भाई पटेल द्वारा यह समिति बनाई जाती है। और 1948 में यह क्या किया है, रिपोर्ट देता है। और यह कमेटी भी कहता है ना कि राज्य के आधार, राज्य का जो गठन है वह भाषा के आधार पर नहीं होगा। लेकिन क्या करते हैं, 1953 में पोट्टू श्री रामुलु जो है ना वह भूख अनशन पे बैठ जाते हैं। आज जब भूख अनशन पे बैठते हैं तो लगातार 56 दिन तक वह बेचारे भूखे रहते हैं, जिससे उनकी मृत्यु हो जाती है। और 1 अक्टूबर 1953 को नहीं चाहते हुए जवाहरलाल नेहरू ने क्या कर दिया, राज्य का पुनर्गठन कर दिया भाषा के आधार पर। तो भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन था, तो आंध्र प्रदेश था। यह सवाल पूछा हुआ है, ठीक है, कि भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन था, आंध्र प्रदेश था। अब बेचारे जवाहरलाल नेहरू ने एक राज्य को भाषा के आधार पर भले ही क्या कर दिया, गठन कर दिया 1 अक्टूबर 1953 को। लेकिन अब यहाँ पर बवाल और सारे राज्यों में छिड़ गई। एक राज्य की बवाल को समेटने के लिए अब यह देखें कि हर एक राज्यों में क्या हो जा रहा है, बवाल छिड़ जा रहा है। उड़ीसा कह रहा है कि उड़िया के आधार पर करिए, गुजरात कह रहा है गुजराती के आधार पर करिए। तो इस तरह से जो है ना, उस समय तो खैर गुजरात नहीं था, ठीक है, 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश से जब राज्य पुनर्गठन की बात हुई, फजल अली आयोग के अनुसार जो है ना उसमें 3 सदस्य था। यह बात याद रखिएगा, कौन कौन थे, तो फजल अली थे, उसके बाद में के मुंशी अय्यर था और उसके बाद में अंगला हृदयनाथ थे। कोई दिक्कत, तो यह 3 सदस्य था और 3 सदस्य ने क्या कहा, राज्य पुनर्गठन का बात कहा। कोई दिक्कत, उसके बाद में फिर आता है क्या, आपका फजल अली आयोग आता है। और राज्य फजल अली आयोग आता है तो कहता है ना कि राज्य का पुनर्गठन जो है भाषा के आधार पर होगी, राज्य पुनर्गठन जो है वह भाषा के आधार पर होगी। लेकिन यह जो है ना यहाँ के जो भाषा नहीं जानता है, अर्थात जिस राज्य का पुनर्गठन भाषा के आधार पर होगा और उस राज्य का कोई व्यक्ति उस भाषा को नहीं जानता है तो उसके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। जैसे कि मान के चलिए आंध्र प्रदेश है, उसके बाद में आपका तमिलनाडु है, कर्नाटका है, यह सब में भाषा आपका बंगाल हो गया। तो ऐसा नहीं कि कोई बंगाली भाषा नहीं जान रहा है ना तो उसके साथ भेदभाव किया जाएगा। पंजाब है तो पंजाबी भाषा नहीं जान रहा है तो उसके साथ भेदभाव किया जाएगा। तो ऐसा फजल अली आयोग जो है ना यह कहता है कि राज्य का गठन भाषा के आधार पर होगी, लेकिन जो है वह आपका जो भाषा नहीं जानता उसके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो संविधान का 7वां संशोधन 1956 में किया गया और उसके बाद में राज्य का क्या किया गया, भाषा के आधार पर पुनर्गठन किया गया। उसके बाद में फिर आता है जब पुनर्गठन किया गया तो कैसे कैसे राज्य बने। पहले जो है आपका 14 राज्य था, उसके बाद में 6 क्या था, तो 6 यूनियन टेरिटरीज। तो यूनियन टेरिटरीज कहने का मतलब होता है केंद्र शासित प्रदेश। वैसा प्रदेश जिसमें सीधा शासन सत्ता जो है वह केंद्र का चलता है उसी को केंद्र शासित प्रदेश कहते हैं। तो 6 केंद्र शासित और 14 राज्य था। उसके बाद में कैसे राज्य बना, तो याद करिए आप 1 मई 1960 को क्या हुआ, 1 मई 1960 को बंबई से गुजरात अलग हो गया, 15वां राज्य बन गया। उसके बाद में 1 दिसंबर 1963 को याद करिए, तो 1 दिसंबर 1963 को क्या होता है, तो 1 दिसंबर 1963 को असम से नागालैंड अलग हो जाते हैं। उसके बाद में 1 नवंबर
1 नवंबर 1966 को क्या होता है तो छत्तीसगढ़ 1 नवंबर 1966 को पंजाब से हरियाणा अलग हो जाता है। उसके बाद में 71 याद करिए, 71 कब 25 जनवरी 1971 की बात कर रहा हूँ। हिमाचल प्रदेश यूटी से राज्य बन जाता है। उसके बाद में 20 जनवरी 1972 को क्या होता है आसाम से 3 राज्य बनता है। कौन कौन तो मेघा की 3 मणिकोट बताए थे, मेघालय हो गया, त्रिपुरा हो गया और मणिपुर हो गया। उसके बाद में 16 मई 1975 को संविधान का 36वां संशोधन करके सिक्किम को 22वां राज्य बना दिया गया। और उसके बाद में अगला आता है 1987 कब तो 1987 आपका 30 मई 1987 को क्या किया जाता है, खाली 87 याद रखिएगा ना। 30 मई 1987 को क्या होता है तो यहाँ से 2 स्टेट और टूटते हैं, आसाम से अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम। उसके बाद में फिर 1987 को ही क्या होता है तो 1987 को आपका गोवा जो है ना वह यूटी से राज्य बन जाता है, क्योंकि 1961 में गोवा को पुर्तगाल से आज़ाद करा दिया गया था विजय ऑपरेशन से। विजय ऑपरेशन के द्वारा जो है ना पुर्तगाल से गोवा को आज़ाद करा दिया गया था। उसके बाद में 2 नवंबर 2000 को क्या होता है तो 2 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ अलग हो जाते हैं मध्य प्रदेश से। और उसके बाद में 9 नवंबर 2000 को क्या होता है तो 9 नवंबर 2000 को यूपी से उत्तरांचल अलग हो जाता है, उत्तराखंड, ठीक है, उत्तराखंड क्या हो जाता है अलग हो जाता है। और 15 नवंबर 2000 को क्या होते हैं तो 15 नवंबर 2000 को बिहार से झारखंड अलग हो जाता है। और उसके बाद में 5 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग हो जाता है। और 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर जो है ना वह केंद्र शासित प्रदेश बन जाता है। राज्य से 2 केंद्र शासित प्रदेश बन गया, लद्दाख और उसके बाद में लद्दाख हो गया और अगला जम्मू कश्मीर हो गया। कोई दिक्कत, लद्दाख हो गया और जम्मू कश्मीर हो गया। और 26 जनवरी 2020 को क्या होता है तो 26 जनवरी 2020 को देखा जाए तो दादरा नगर हवेली एवं दमन एवं दीव जो है ना यह क्या होते हैं तो यह संपूर्ण रूप से एक हो जाते हैं। और भारत में टोटल 28 राज्य और 8 यूटी बच जाते हैं। कोई दिक्कत, 28 राज्य और 8 यूटी बच जाते हैं। समझ में आई बात। भारत का नवीनतम राज्य बनने वाला कौन है तो तेलंगाना है, आंध्र प्रदेश से 5 जून 2014 को अलग हुआ था। कोई दिक्कत तो आइए हमारे साथ बना रहिएगा। कैसा लगा यह रिकैप बोलिए। अब आते हैं आज के क्लास में, तो चलिए हेडिंग लगा लीजिएगा, थोड़ा सा छूट गया था, क्षेत्रीय परिषद वगैरह, ठीक है, तो लगा लो क्षेत्रीय परिषद। कोई दिक्कत, क्षेत्रीय परिषद बोले तो रीजनल काउंसिल, ठीक है, रीजनल काउंसिल। कोई दिक्कत, रीजनल काउंसिल यह क्या है तो सुनो, क्षेत्रीय परिषद कहने का मतलब है रीजनल काउंसिल। इसका स्थापना कब होता है तो स्थापना जो है ना 1956 में होता है, राज्य पुनर्गठन आयोग के अनुसार। राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश पर, कोई दिक्कत, सिफारिश पर समझ में आ रही है बात। तो स्थापना 1956 में होता है, राज्य पुनर्गठन सिफारिश पर क्या होता है इसका गठन होता है। कौन करता है तो राष्ट्रपति द्वारा होता है। कोई दिक्कत, राष्ट्रपति द्वारा क्या होता है इसका गठन होता है क्षेत्रीय परिषद का। और उसके बाद में इसके अध्यक्ष कौन है तो अध्यक्ष जो है ना वह गृह मंत्री है। कोई दिक्कत, अध्यक्ष जो है वह कौन है तो गृह मंत्री। इसका हेड क्वार्टर वगैरह भी पूछता है, तो रीजनिंग इतना तो पढ़वे किए होंगे। इधर ईस्ट होता है, इधर वेस्ट होता है, उसके बाद में इधर साउथ होता है और उसके बाद में यहाँ नॉर्थ होता है, ठीक है, नॉर्थ होता है। और यहाँ बीच में करिएगा तो नॉर्थ और ईस्ट के बीच में तो नॉर्थ हो गया और ईस्ट हो गया। बात समझ में आ रही है, नॉर्थ और ईस्ट के बीच में नॉर्थ और ईस्ट हो गया। तो वेस्ट का हेड क्वार्टर कहाँ है, हेड क्वार्टर का मतलब होता है मुख्यालय। कोई दिक्कत, तो क्षेत्रीय परिषद का पश्चिमी मुख्यालय कहाँ है खूब पूछता है, तो याद रखिएगा यह जो है आपका मुंबई में है, उसके बाद में ईस्ट क्षेत्रीय परिषद का पूर्वी मुख्यालय कहाँ है तो यह जो है आपका कलकत्ता है, ठीक है। कोलकाता लिखो या कलकत्ता लिखो, जो लिखना है लिखिए ना। एक बच्चा कहा कि कलकत्ता नहीं कोलकाता लिखिए सर, जो लिखना है बाबू लिखिए। और सेंट्रल में कहाँ पर है तो यह सेंट्रल में प्रयागराज है। कोई दिक्कत, प्रयागराज, इलाहाबाद की धरती प्रयागराज से, कुंभ का मेला यहाँ पे लगता है जी, प्रयागराज। कोई दिक्कत, उसके बाद में यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट का कहाँ है तो यह शिलोंग है, मेघालय शिलोंग, याद रखिएगा मेघालय शिलोंग। यह सब हेड क्वार्टर की बात कर रहा हूँ, पूछ देता है यह हेड क्वार्टर है, इसका हेड क्वार्टर कहाँ है। कोई दिक्कत, पूछ देगा कि क्षेत्रीय परिषद का जो सेंट्रल का हेड क्वार्टर है वह कहाँ पे है, प्रयागराज में है। उसके बाद में नॉर्थ ईस्ट का कहाँ पर है, मेघालय शिलोंग में है। ईस्ट का कहाँ है, कोलकाता है। और नॉर्थ का कहाँ है तो अपना राज्य बोल रहे हैं दिल्ली। भारत की राजधानी कहाँ है, नई दिल्ली है। कोई दिक्कत, हेड क्वार्टर कहाँ है
इसका नई दिल्ली, और साउथ में कहाँ है तो चेन्नई में, ठीक है। किसका राजधानी है, तमिलनाडु का है, तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है तो चेन्नई में है। तो यह लिख लीजिए। और उसके बाद में अब क्या करते हैं, नागरिकता की बात करते हैं, ठीक है। और नागरिकता की बात करते हैं, और नागरिकता भारत में रहना है तो नागरिकता जो है ना सिटीजनशिप कैसे मिलेगी, कोई दिक्कत तो यह उतार लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, मिटा दे। चलिए, समझ में आ रही है बात, ध्यान से समझते चलिए। थोड़ा सा तेज पढ़ाएंगे तभी तो सिलेबस जल्दी खिंचाएगा, बहुत बड़ा है जीके जीएस है, कोई दिक्कत। 3 महीना हमारे साथ बना रहिएगा। जाओ, बोल दिए वो बोल दिए, ठीक है। जो मैं बोलता हूँ वो मैं करता हूँ, और जो मैं नहीं बोलता हूँ डेफिनेटली करता हूँ, ठीक है। ध्यान से समझिए बात को। चलिए, अब अगला जो है हेडिंग लगाइएगा नागरिकता भाग 2, ठीक है। भाग 2, और भाग 2 में क्या है तो नागरिकता की बात कहा गया है। भाग 2 में क्या किया गया है, नागरिकता की बात किया गया है, कोई दिक्कत, नागरिकता की बात कही गई है। अब सुनो, नागरिकता की बात कही गई है तो यह कहां से कहां तक है तो 5 से लेकर के 11, अनुच्छेद नंबर 5 से लेकर के 11 तक है। टोटल भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद है, जबकि 22 भाग है और 12 अनुसूची है। ध्यान से समझते चलिए बात को। जनगणना जो है ना वह किस सूची का विषय है, संघ सूची का विषय है, जबकि जनसंख्या समवर्ती सूची का विषय है। 42वां संविधान का संशोधन 1976 में किया गया और समवर्ती सूची में डाल दिया गया किसको, जनसंख्या को। नहीं तो शिक्षा, वन्य जीव जो है पहले राज्य सूची का विषय था और 42वां संविधान संशोधन द्वारा इसको क्या कर दिया गया, समवर्ती सूची में डाल दिया गया। तो खूब पूछता है राज्य सूची में कौन कौन, राज्य सूची कहने का मतलब जो राज्य सरकार देखेगी, संघ सूची कहने का मतलब जो संघ सरकार देखेगी, और समवर्ती सूची कहने का मतलब दोनों देख सकता है। इसमें क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत, ध्यान से समझिए। तो 5 और 11 अनुच्छेद नंबर 5 से लेकर के 11 तक है। चलिए, अनुच्छेद नंबर 5 की बात करता हूं, आर्टिकल नंबर, ठीक है। अच्छा, नागरिकता में सबसे पहले नागरिकता अधिनियम को देख ले, ठीक है। नागरिकता अधिनियम को देख ले कि पहले हम अनुच्छेद बता ले, जो आप कहिएगा उसको करेंगे। तो हमारे ख्याल से पहले अनुच्छेद 11 तक ले जाते हैं, उसके बाद नागरिकता अधिनियम बता देते हैं, कोई दिक्कत। चलो, अनुच्छेद नंबर 5 ऐसे लगाइएगा, अनुच्छेद 5। अनुच्छेद 5 में क्या कहा गया है कि प्रारंभ में नागरिकता की बात कही गई है, अर्थात जिसका जन्म भारत में हुआ है वह भारत का नागरिक होगा। ले, ठीक है, प्रारंभ में नागरिकता की बात कही गई है। तो लिख लो, प्रारंभ में नागरिकता की बात कही गई है, प्रारंभ में नागरिकता, ठीक है। तो प्रारंभ में, शुरुआत में नागरिकता की बात किस अनुच्छेद में है तो अनुच्छेद नंबर 5 में है। अर्थात इसका कहने का अर्थ है कि जिसका जन्म भारत में हुआ है, जिसका जन्म भारत में हुआ है वह भारत का नागरिक होगा, वह भारत का नागरिक होगा। नागरिक कहने का मतलब आपको आधार कार्ड बन गया है ना जी, आधार कार्ड, उसके बाद में अगला और कौन कार्ड होता है, वोटर आईडी कार्ड, यह सब तो बना होगा, वही तो नागरिकता है, ठीक है। जन्म प्रमाण पत्र बनता है ना, तो यह सब नागरिकता है। जिसका जन्म भारत में हुआ है वह भारत का नागरिक है, ठीक है। अच्छा, जिसको लगता है कि हम भारत का नागरिक नहीं है तो वहां पूछता है ना कि रिलीजियस आपका क्या है तो हिंदू डालते हो, ठीक है। आप निवास कहाँ पर है तो अपना घर डालते हो। आप कैटेगरी किससे बिलोंग करते हैं तो BC1 BC2 डालते हो, इस तरह से डालते हो ना। आपका देश क्या है वहां पूछता है ना, तो भारत के नागरिक हुए ना। ध्यान से समझिए, फॉर्म वगैरह तो अप्लाई करवे किए होंगे। जिसका जन्म भारत में हुआ है वह भारत का नागरिक होगा, ठीक है, भारत के नागरिक होगा, है लिखा गया है, जो लिखना है लिखिए। उसके बाद में अनुच्छेद नंबर 6, अनुच्छेद 6 क्या कहता है तो प्रारंभ में नागरिकता हो गई। अनुच्छेद 6 कहता है कि पाकिस्तान से भारत आए लोगों की नागरिकता, ठीक है। पाकिस्तान जब भारत आजाद हुआ था ना तो देखो कुछ ऐसे थे ना जो पाकिस्तान चल गए थे, और जब पाकिस्तान गए तो वहां पर उसकी दुर्गति हुई ना, तो कहा कि ना भारत जो है ना वही बढ़िया है। और भारत में क्या किया, चला आया आजादी के बाद, आजादी से पहले ही चल गया था सब, समझ रहे हो। जान रहा था कि भारत पाकिस्तान बटे वाला है तो पाकिस्तान में रहना पसंद कर रहा था। बताओ, तो पाकिस्तान से भारत आए लोगों की नागरिकता, पाकिस्तान से भारत आए लोगों की नागरिकता, पाकिस्तान से भारत आए लोगों की नागरिकता, कोई दिक्कत, नागरिकता समझ में आ रही है बात। अच्छा, यह कब आया है तो परमिट लागू होने से पहले, परमिट लागू होने से पहले यदि आ गया, यदि परमिट नहीं लागू है, भारत में परमिट जब लागू हुआ, कब लागू हुआ तो 19 जुलाई, लिख लो 19 जुलाई 1948, ठीक है।
19 जुलाई 1948 को क्या होता है, परमिट लागू होता है। और जो पाकिस्तान गया है, भारत से पाकिस्तान चल गया, कोई दिक्कत, और इससे पहले आ जाता है तो भारत में नागरिक उसको मिल जाएगी, नागरिकता मिल जाएगी। लेकिन इसके बाद आता है तो उसको 6 महीना रहना होगा, रजिस्ट्रेशन कराना होगा, ठीक है। और जब रजिस्ट्रेशन कराना होगा ना तो उसको मिलेगी नागरिकता, कोई दिक्कत। तो अगला बन जाएगा आर्टिकल अनुच्छेद नंबर 7। अनुच्छेद 7 क्या कहता है, तो अनुच्छेद 7 कहता है कि भारत से पाकिस्तान गए, ठीक है, लोगों की नागरिकता, यहाँ पाकिस्तान से भारत आ गया, अब भारत से पाकिस्तान जाएगा और फिर से वापस आएगा तो यहाँ पर क्या होगा, इनको रजिस्ट्रेशन कराना होगा, कोई दिक्कत। इनको क्या कराना होगा, तो रजिस्ट्रेशन कराना होगा। तो लिख लीजिए, पाकिस्तान, भारत से पाकिस्तान, भारत से पाकिस्तान गए लोगों की नागरिकता, भारत से पाकिस्तान गए लोगों की नागरिकता, ठीक है, नागरिकता, कोई दिक्कत। कब, 1 मार्च 1948, कोई दिक्कत, 1 मार्च 1948, समझ में आ रही है बात। 1 मार्च 1948 भारत से पाकिस्तान गए लोगों की नागरिकता। यदि इससे पहले कोई चला गया है, कोई दिक्कत, इससे यदि पहले गया है तो चलिए कोई दिक्कत नहीं। 1 मार्च 1948 के यदि बाद जाता है, ध्यान से बात को सुनिएगा, यदि 1 मार्च 1948 के बाद यदि कोई भारत से पाकिस्तान चल जाता है और फिर से आ जाता है तो उसको क्या कराना पड़ेगा, 6 माह का रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, 6 माह का पंजीकरण कराना होगा, पंजीकरण कराना होगा, पंजीकरण कराना होगा, तब भारत की नागरिकता मिलेगी, तब भारत की नागरिकता मिलेगी, कोई दिक्कत, भारत की क्या होगी, नागरिकता मिलेगी। तो सर दोनों तो एक के हो गया ना बाबू। यहाँ पर पाकिस्तान, जब भारत आजाद नहीं हुआ था तो कुछ जो है ना वह पाकिस्तान चला गया, कोई दिक्कत, और फिर भारत आ रहा है। तो यदि 19 जुलाई 1948 से पहले आ जाता है, कोई दिक्कत, 19 जुलाई 1948 से पहले आ जाता है तो उसको सीधे नागरिकता दे दी जाएगी। लेकिन जब भारत आजाद हुआ और आजाद होने के बाद चला गया है, कोई दिक्कत, या भारत की आजादी से पहले ही चला गया है और फिर से भारत आ जाता है, ठीक है, तो 1 मार्च 1948 के यदि बाद आता है, बात समझ रहे हो, 1 मार्च 1948 के बाद आता है तो उसको क्या कराना होगा, 6 माह का रजिस्ट्रेशन कराना होगा, पंजीकरण कराना होगा, और तब जाकर के यहाँ भारत की क्या मिलेगी, तो उनको नागरिकता मिलेगी। कोई दिक्कत, समझ में आ रही है बात कि 19 जुलाई 1948 के पहले आ गया, मान के चलो भारत क्या हुआ, 15 अगस्त 1947 में आजाद हुआ, कोई चला गया 1946 में ही, ठीक है, 15 अगस्त से पहले चला गया और पाकिस्तान जाकर के रह रहा है, मालूम चला कि पाकिस्तान वाला अति कर रहा है, तो इससे पहले आएगा तो सीधे नागरिकता मिल जाएगी। और यदि इसके बाद आता है, कोई दिक्कत, 1 मार्च 1948 को बाद आता है तो उसको पंजीकरण कराना होगा, 6 माह का रजिस्ट्रेशन कराना होगा, कोई दिक्कत, यह मिटा दे। और उसके बाद में अनुच्छेद नंबर 8, कोई दिक्कत, ध्यान से समझते चलिए, अनुच्छेद नंबर 8, हेडिंग लगाइए, अनुच्छेद नंबर 8, अनुच्छेद नंबर 8 है, ठीक है, नहीं मिटा रहे हैं, वहां 8 कर देंगे, ध्यान से समझते चलो। यहां पर अनुच्छेद 5 नहीं, अब 8 कर दिए। अनुच्छेद 8 क्या होगा कि जो भी व्यक्ति विदेश जाता है उसकी नागरिकता समाप्त नहीं की जाएगी, ठीक है। यदि वहां पर पढ़ने गया है, कोई दिक्कत, शिक्षा के क्षेत्र में बिजनेस करने गया है, अर्थात काम करने गया है, कमाने गया है, तो उसकी नागरिकता समाप्त नहीं की जाएगी, ठीक है। तो विदेश जाने पर अर्थात देश को छोड़ करके विदेश जा रहा है शिक्षा ग्रहण करने के लिए, मान के चलो भारत से बहुत ऐसे विद्यार्थी है वह यूक्रेन में जाकर के पढ़ते हैं, तो क्या भारतीय नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी, कबो नहीं, कोई दिक्कत। वहां की यदि नागरिकता ले जाएगा तो समाप्त हो जाएगा भारत का, क्योंकि भारत में दोहरी नागरिकता का कोई प्रावधान नहीं। अर्थात हम यहाँ पे रह रहे हैं और सपोज करो कि पाकिस्तान चल गए, और मतलब समझ रहे हो ना, पाकिस्तान चल गए और वहां पर किसी बच्ची से शादी विवाह कर लिया, और वहीं पर हम क्या करेंगे, नहीं वहां का नागरिकता काहे लेंगे, उसको लाएंगे भारत में, कोई दिक्कत, समझ में आ रही है बात है, बोलो। तो यदि हम वहां रह जाएंगे तो हमारी नागरिकता समाप्त हो जाएगी, यदि वहां की नागरिकता ले लेंगे हम तो उड़ा देगा हमको सब, ठीक है। पत्थर से ना मार मेरे को यासिक को, बम का जमाना है, उड़ा दे साले को, ठीक है, समझ में आ रही है बात। सुनो, विदेश जाने पर नागरिकता समाप्त नहीं होगी, ठीक है, नहीं होगी। और अच्छा, विदेश किस लिए जाओगे, ठीक है, समझ में आ रही है। सुनो, अब विदेश कोई जा रहा है तो विदेश ऐसा थोड़ी है कि घूमने भी जा सकता है, तो किस कारण से जा सकता है, तो पहला पर्यटन के लिए जा सकते हो, घूमने के लिए, ठीक है, टूर वगैरह पर चल गया,
कोई दिक्कत? आज दिन है पार्टी पार्टी, ठीक है। 3 है पानी पानी होता है पर्यटन के लिए, ठीक है। यदि घूमने कोई चला गया, उसके बाद में शिक्षा ग्रहण करने चला गया, शिक्षा ग्रहण के लिए, ठीक है, शिक्षा ग्रहण के लिए, समझ में आ रही है बात। उसके बाद में कमाने चला गया, ठीक है, कमाने के लिए, कमाने के लिए, तो क्या होगी, उसकी नागरिकता समाप्त नहीं की जाएगी। तो विदेश जाने पर नागरिकता समाप्त नहीं होगी। उसके बाद में 9 में क्या कहा गया है, तो 9 में कहा गया है कि यदि विदेश में जाकर के वहीं की नागरिकता ले लेते, अब यहाँ पर चला गया, अब मान के चलो जो है ना, क्या है, तो यहाँ पर एक नाम मैं लिख लेता हूँ। चलो किसका नाम ले लूँ, तो चलो एक नाम ले लेता हूँ, मनोज ले लेना, मनोज ना लेंगे, ठीक है, कोई दूसरा को ले लेता हूँ, कोई दिक्कत? चलो मनोज लिख लेता हूँ, मनोज यहाँ पर है और यह चला गया विदेश, कोई दिक्कत? विदेश चला गया और मान के चलो रसिया चला गया, रसिया में क्या आ गया, रसियन, इसको रसियन जो है ना, इसको पसंद आ गई, और रसियन क्या आ गई, पसंद आ गई, और वहीं की नागरिकता ले लिया, ठीक है, वहीं की क्या कर लिया, यह नागरिकता ले लिया। तो मनोज जी का नागरिकता क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। कब? यह आर्टिकल नंबर 9 कहता है। तो विदेश जाने पर वहीं की नागरिकता ले लेता है, ठीक है, तो इसकी क्या हो जाएगी, नागरिकता समाप्त हो जाएगी। समझ में आई बात? देखो ध्यान से समझते चलिए, समझ में आ रही है, क्योंकि भारत में कोई दोहरी नागरिकता की बात नहीं कही गई है। तो अगला लिख लो 8 के बाद 9 नंबर, समझ में आई? 9 नंबर आर्टिकल क्या कहता है, तो आर्टिकल नंबर 9 कहता है कि विदेश में जाने पर या विदेशी नागरिकता लेने पर, विदेशी या दूसरे देशों, जो भी लिखना है लिखिए, दूसरे देशों की नागरिकता लेने पर, दूसरों देशों की नागरिकता लेने पर, नागरिकता लेने पर भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। कोई दिक्कत? यह कब कहा गया है, तो यह आर्टिकल नंबर 9 में कहा गया। और आर्टिकल नंबर 10 में क्या कहा गया है, तो आर्टिकल नंबर 10 में कहा गया है कि यदि देश से कोई बगावत करता है, 10 होता है, 10, ठीक है, 10 में बस, तो अर्थात कोई देश से बगावत करता है ना, तो क्या होगा, देश से बगावत करेगा तो उसकी नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। अब ऐसा नहीं कि हिंदुस्तान में रह करके हिंदुस्तान मुर्दाबाद के नारा लगाएगा तो उसकी नागरिकता रहेगी जी, ठीक है। राष्ट्रपति का मुर्दाबाद का नारा लगाएगा, कोई देश का प्रथम नागरिक होते हैं, समझ में आ रही है बात, तो उसकी नागरिकता क्या हो जाएगी, छीन ली जाएगी, भारत में रहने के लायक ही नहीं है। कोई दिक्कत? तो आर्टिकल नंबर 9 के बाद 10 लगा लीजिए हेडिंग। 10 में क्या कहता है कि देश से बगावत करने पर, मार्कर बदल लिए, देश से बगावत करने पर भारतीय नागरिकता समाप्त, ठीक है, भारतीय नागरिकता क्या हो जाएगी, तो समाप्त हो जाएगी। कोई दिक्कत? तो देश से बगावत करने पर भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाएगी। और अनुच्छेद नंबर 11 क्या कहता है, तो अनुच्छेद नंबर 11 कहता है ना कि नागरिकता संबंधी संशोधन जो है ना, वह संसद कर सकता है, और संसद के कौन, तो गृह मंत्री कर सकते हैं। कोई दिक्कत? तो लिख लो नागरिकता संबंधी संशोधन, सांसद पार्लियामेंट, ठीक है, सांसद है, संसद नहीं है, सांसद पार्लियामेंट में बैठे हुए मेंबर को क्या कहते हैं हम लोग, सांसद कहते हैं। जबकि संसद क्या होता है, संसद जो है ना भवन होता है, लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है। संसद के 2 अंग होते हैं, राष्ट्रपति के 3 अंग होते हैं। यह सब आगे कराएंगे। नागरिकता संबंधी संशोधन जो है ना, सुनो, यह सब तो बात की बात है, राष्ट्रपति का अंग होगा कि संसद का अंग होगा, ध्यान से समझिए बात को। सुनो, 1 मिनट बना रहिएगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। यह गिर गया था। नागरिकता संबंधी संशोधन सांसद कर सकता है, सांसद कर सकता है। और सांसद के कौन सा मंत्रालय कर सकता है, तो गृह मंत्रालय। एग्जाम्पल में लिख लीजिए गृह मंत्रालय। कोई दिक्कत? गृह मंत्रालय क्या कर सकता है, इसका संशोधन कर सकता है। कोई दिक्कत? बोलिए। तो देश से बगावत करने पर भारतीय नागरिकता समाप्त। और अनुच्छेद नंबर 11 क्या कहता है, नागरिकता संबंधी संशोधन जो है ना, वह सांसद कर सकता है। और सांसद के कौन, तो गृह मंत्रालय कर सकता है, ठीक है। अर्थात किसी को गृह मंत्री जो है ना, यह नागरिकता दे भी सकते हैं और हटा भी सकते हैं। ध्यान से समझते चलिए बात को, ठीक है। तो आखिरकार अभी CAA सिटीजनशिप एमेंडमेंट एक्ट जो है ना, वह क्यों लाया गया है, ठीक है। इसको मिटा दे और अब हेडिंग लगाइए नागरिकता अधिनियम, ठीक है, मिटा दे। चलिए, नागरिकता अधिनियम,
हेडिंग लगा लिए नागरिकता अधिनियम। नागरिकता अधिनियम क्या कहता है? तो सुनो नागरिकता अधिनियम क्या कहता है। नागरिकता अधिनियम, एक नोट में बात डाल करके लिख लो सबसे पहले। नागरिकता जो है, नागरिकता भारतीय संविधान में इंग्लैंड से लिया गया है। इंग्लैंड बोले तो ब्रिटेन, ठीक है, ब्रिटेन से लिया गया है, ब्रिटिश से लिया गया है, कोई दिक्कत? तो नागरिकता भारतीय संविधान में इंग्लैंड से लिया गया है, कोई दिक्कत? लिया गया है। और सबसे पहले इसकी चर्चा अरस्तु ने किया। अरस्तु ने किया, कोई दिक्कत? तो नागरिकता भारतीय संविधान के कहां से लिया गया है? भारतीय संविधान में नागरिकता कहां से लिया गया है? तो इंग्लैंड से लिया गया। हम तो बता दिए हैं ऐसे भी कि विदेशी स्रोत जो है ना वह कहां से लिए गए, शायद से लेक्चर नंबर 2 या 3 था, कोई दिक्कत? तो नागरिकता भारतीय संविधान में इंग्लैंड से लिया गया है और सबसे पहले इसकी चर्चा अरस्तु ने किया। अब हेडिंग लगा लीजिए नागरिकता अधिनियम। नागरिकता अधिनियम, ठीक है, नागरिकता अधिनियम। अब सुनो नागरिकता अधिनियम है क्या? तो भारत में नागरिकता जो है ना यह कितने तरीकों से मिल सकता है? तो भारत में नागरिकता जो है ना वह 5 तरीकों से मिल सकता है, कोई दिक्कत? भारत में नागरिकता कितने तरह से मिल सकता है? 5 तरह से मिल सकता है, तो लिख लीजिए। अच्छा, नागरिकता अधिनियम कब आया था? 1955, यह लिखना भूल गए, ठीक है। भारतीय नागरिकता अधिनियम जो है ना कब लाया गया? 1955 में लाया गया। और इसमें क्या कहा गया कि भारतीय नागरिकता 5 तरह से मिल सकता है, 5 तरह से मिल सकता है, कोई दिक्कत? भारत में रहना है और भारत की नागरिकता लेनी है तो किस तरह से भारत की नागरिकता लेनी होगी, कोई दिक्कत? तो भारतीय नागरिकता 5 तरह से मिल सकता है। कैसे कैसे? तो पहला हो गया आपका क्या? पंजीकरण, देशीकरण, ठीक है, यह सब हो जाएगा। देशीकरण, अर्जित भूमि, और उसके बाद में जन्म के आधार पर, वंश के आधार पर। 5 हो गया ना। तो पहला हेडिंग लगाओ जन्म के आधार पर। जन्म के आधार पर, ठीक है, जन्म के आधार पर। इसमें क्या कहा गया? तो जन्म के आधार पर कहा गया ना कि यदि किसी भी व्यक्ति का जन्म भारत में होता है तो, ठीक है, या माता या पिता का भारत में जन्म होता है तो उसको क्या किया जाएगा? भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। तो लिख लो इसके आधार पर यदि किसी व्यक्ति का जन्म भारत में होता है तो उसे नागरिकता दे दी जाएगी। उसे नागरिकता जो है उसे नागरिकता दे दी जाएगी। अब देखो कंडीशन इसमें समझने वाली बात है कि यदि किसी का भारत में जन्म होगा तो भारत की नागरिकता मिल जाएगी। अर्थात माता या पिता, आइदर में लिख लो माता या पिता में से किसी एक का जन्म भारत में हुआ है, भारतीय रहे चाहे मत रहे, कोई दिक्कत ना है। यह हमें कहा गया कि भारत में यदि जन्म ले लिया है उसका माता पिता, कोई दिक्कत? माता या पिता भारत में जन्म ले लिया है और यहीं पर उसका बच्चा का भी जन्म हो जाता है तो उसको नागरिकता दे दी जाएगी सीधे, कोई दिक्कत? उसके बाद में इसका गलत उपयोग होने लगा, इसका गलत उपयोग होने लगा। अब गलत देखो क्या होता है, इसका गलत उपयोग होने लगा तो 1986 में संशोधन किया गया। तो 1986 में संविधान का संशोधन किया गया, शुद्धिकरण किया गया, संशोधन किया गया। अब देखो इस संशोधन में क्या कहा जाता है, संशोधन किया गया। अब देखो इसमें कहा जाता है ना कि जन्म के आधार पर भले ही आप नागरिकता दे रहे हैं, अर्थात किसी का माता पिता जो है ना, कोई माता या पिता, या तो माता या तो पिता, दोनों में से कोई एगो हो, दोनों है तो और ठीक है, कोई दिक्कत? दोनों में से किसी एक यदि भारत में जन्म ले लिया है, भारतीय रहे चाहे मत रहे, कोई दिक्कत नहीं है इसके आधार पे, तो क्या हो जाएगी? उसकी नागरिकता दे दी जाएगी। अब मान के चलो जी कि पाकिस्तान में क्या है, पाकिस्तान में जो है ना लोड कर दिया और उसके बाद में भारत में ला करके जन्म दे रहा है, कोई दिक्कत? अब मान के चलो कि भारत का व्यक्ति है और पाकिस्तानी को लोड कर दिया और पाकिस्तानी को यहाँ पर लेकर के चला आया, तो भारतीय है ना एगो उसका बाबूजी, तो उसको क्या हो जाएगा? नागरिकता मिल जाएगी। तो इसका गलत उपयोग होने लगा, समझ रहे हो? भारत में जनसंख्या ऑलरेडी एक अनकंट्रोलिंग का विषय बना हुआ है,
कोई दिक्कत? बोलो। तो इसका गलत उपयोग होने लगा और 1986 में भारतीय संविधान में क्या किया गया? संशोधन किया गया और संशोधन करके उसके बाद क्या होता है? वंश के आधार पर हो जाता है। तो सुनो, जन्म के आधार पर, और दूसरा लिख लो, इसको मिटा दे। जन्म के आधार पर समझ में आई? जन्म के आधार के बाद उसके बाद में वंश के आधार पे, जन्म के बाद अगला लिखिए वंश के आधार पर, ठीक है? जन्म के आधार पर और दूसरा लिख लीजिए वंश के आधार पे, जन्म के आधार पर और दूसरा लिख लीजिए वंश के आधार पर। अब सुनो, वंश के आधार पर क्या कहता है? इसमें कहा जाता है ना कि यदि भारत में कोई जन्म लेता है तो भारत में नागरिकता लेने के लिए किसी एक को भारतीय होना निश्चित होगा। इससे पहले भारतीय नहीं था, ठीक है? 1992 में यह ला दिया गया कि अब जो है ना भारतीय होना क्या होगा? जरूरी हो जाएगा। यदि किसी को भारत की नागरिकता लेनी है तो माता या पिता में से किसी एक को भारतीय होना जरूरी है ही है। कोई दिक्कत? तो वंश के आधार पर क्या होगा? यदि भारत की नागरिकता लेनी है तो यदि भारत की नागरिकता लेनी है तो माता या पिता में से किसी एक को भारतीय होना होगा, किसी एक को भारतीय होना होगा। और यह कब लाया गया? 1992 में लाया गया। तो यह अच्छा ना हो गया? यदि भारत की नागरिकता लेनी है तो माता या पिता में से किसी एक को भारतीय होना ही होगा। यदि भारतीय नहीं होगा तो नहीं मिलेगा। कोई दिक्कत? अर्थात सचिन और एक और कौन है जी? सीमा। यह लाया है ना तो यह बेचारे को नागरिकता मिल जाएगी। कितना साल रहना पड़ेगा? 7 वर्ष। अभी बता रहे हैं, कोई दिक्कत? पंजीकरण, देशीकरण और अर्जित भूमि बता रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। पंजीकरण में क्या कहा गया है? अब लाया है ना तो 7 साल अपने रहेगी ना, तो बेचारी की नागरिकता मिल जाएगी। कोई दिक्कत? समझ में आ रही है बात? चलिए, उसके बाद में, क्योंकि सचिन तो क्या है आपका? भारतीय ना है। चलिए, उसके बाद में पंजीकरण समझ में आ रही है बात? एक बार मन किया ना कि हम जो है ना पबजी खेलना सीख गए। कोई दिक्कत? पबजी खेलना जो है ना वह सीख जाते हैं, लेकिन बाद में पता चला कि सब मोह माया है। समझ में आ रही है बात? चलिए, तो पंजीकरण वंश के आधार पर, दूसरा जो है तीसरा हो गया ना। एक के बाद यह 2 था। पहला आपका था जन्म के आधार पर, दूसरा वंश के आधार पर, तीसरा है आपका पंजीकरण। पंजीकरण में क्या होता है? यदि क्या करता है कोई भी भारतीय क्या होता है, या विदेशी, भारत में भी आकर के, ऐसा थोड़ी है भारत में भी आकर के कोई विदेशी शादी कर लेता है, ठीक है? यहाँ पर टूर घूमने आया और पर्यटन घूमने गया और पर्यटन घूमते घूमते मालूम चला कि कोई भारतीय ही पसंद आ गई, ठीक है? तो वहाँ यहाँ आकर के क्या कर लेता है? शादी कर लेता है और यही रहने लगता है। तो इसको क्या होगा? 7 वर्ष रहना होगा, ठीक है? यहाँ पे 7 वर्ष रहना होगा और 7 वर्ष रहेगा ना तो उसको क्या हो जाएगी? नागरिकता मिल जाएगी। अर्थात इसका उल्टा भी हो सकता है कि सचिन जो है ना सीमा को लाया और सीमा यहाँ पे आई है तो उसके साथ 7 वर्ष रहेगी ना तो भारत की क्या हो जाएगी? नागरिकता मिल जाएगी। कोई दिक्कत? अभी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आया है, बता देता हूं कि यह भी क्या है, ध्यान से समझिए बात को। पंजीकरण, तो पंजीकरण में क्या कहा गया है कि यदि कोई भारत में आकर विवाह कर लेता है, जैसे सीमा, ठीक है? यदि कोई भारत में आकर विवाह कर लेता है, ठीक है? भारतीय से विवाह कर लेता है। यदि कोई भारत में आकर भारतीय से विवाह कर लेता है तो 7 वर्ष रहने पर भारत की नागरिकता मिल जाएगी। भारत की नागरिकता मिल जाएगी। कोई दिक्कत? भारत की क्या हो जाएगी? नागरिकता मिल जाएगी। उसके बाद में यह मिटा दे, भारत की नागरिकता मिल जाएगी। कितना वर्ष रहना है? 7 वर्ष रहना है। पंजीकरण के बाद अगला आता है देशीकरण। मिटा दे इसको। चलिए, 4 नंबर लिख लीजिए। पंजीकरण के बाद देशीकरण। कोई दिक्कत? पंजीकरण के बाद अगला हेडिंग लगाइए देशीकरण। पंजीकरण के बाद अगला हेडिंग लगा लिए देशीकरण। चलिए, मैं भी लगा देता हूं पंजीकरण के बाद देशीकरण। आप कंटेंट संभाल लीजिए, बाकी हम संभाल लेंगे। पंजीकरण के बाद चौथा लिख लीजिए देशीकरण। देशीकरण क्या होता है? तो सुनो, देशीकरण कहने का अर्थ है कि यदि कोई भारत में आता है
और वह जो है कला के क्षेत्र से क्या है, वैज्ञानिक है या कला के क्षेत्र से बहुत ज़्यादा जानकार है और भारत में 10 वर्ष तक रहता है तो इसको क्या हो जाएगी, भारत की नागरिकता मिल जाएगी। अर्थात मान के चलिए कि हम यहाँ पे पढ़ा रहे हैं, कोई दिक्कत, हम तो भारतीय ही है, ठीक है, लेकिन मान के चलो कोई विदेशी यहाँ पे आता है और वह वैज्ञानिक है, बहुत अच्छे वैज्ञानिक है, तो भारत की नागरिकता मिलेगी कि नहीं, भारत की नागरिकता मिल जाएगी, लेकिन उसको क्या होगा, 10 वर्ष रहना होगा, ठीक है, 10 वर्ष रहना होगा। और यदि नहीं तो वह क्या कर ले, किसी भारतीय से विवाह कर ले, कोई दिक्कत, जैसे कि मान के चलिए कि कोई कला के क्षेत्र से बहुत अच्छे है तो भारतीय से क्या कर लेगा, विवाह कर लेगा, और जब विवाह कर लेगा ना तो 7 वर्ष में क्या हो जाएगी, उसकी नागरिकता मिल जाएगी, कोई दिक्कत। और नहीं तो कला के क्षेत्र से यदि शादी विवाह नहीं करता है, कोई दिक्कत, तो उसको 10 साल रहना पड़ेगा और तब जाकर के भारत की नागरिकता मिलेगी। यह हमें कहा गया है देशीकरण में, ध्यान से समझिए बात को। तो इसके अनुसार यदि, अब तो कंडीशनें बदल गया नागरिकता के लिए, ध्यान से समझते चलिए बात को। अभी बताता हूं ना, सिटीजनशिप एमेंडमेंट एक्ट आया है जो सीएए, यह जो है ना, अब देखो गलत है कि सही है मैं नहीं जानता हूं, मैं सीधा पढ़ा दूंगा, बात खत्म, ठीक है। गलत सही हम काहे बताए, नहीं तो मालूम चलेगा कि हम ही को सरकार उठा करके डलवा दिया जेल में, तो दिखते हो जाएगा। इसके अनुसार यदि कोई व्यक्ति कला के क्षेत्र से, आधा का है, कोई व्यक्ति कला क्षेत्र वैज्ञानिक से है तो 10 वर्ष रहने पर भारत की नागरिकता मिल जाएगी। 10 वर्ष रहने पर भारत की क्या हो जाएगी, भारत की नागरिकता मिल जाएगी, कोई दिक्कत, भारत की क्या हो जाएगी, नागरिकता मिल जाएगी। उसके बाद में 5वां लगा लीजिए, अर्जित भूमि, ठीक है, अर्जित भूमि। यदि भारत जो है किसी भी राज्य को यदि भारत में मिलाती है तो उसके समस्त नागरिकों को क्या होगा, नागरिकता देनी पड़ेगी, कोई दिक्कत। जैसे कि सिक्किम को देख लीजिए, 16 मई 1975 को 36वां संशोधन करके 22वां राज्य बना दिया गया सिक्किम को। तो सिक्किम में जितने सारे सिटीजनशिप है उसको क्या करना पड़ेगा, सिटीजनशिप मतलब जो जनता है वहां की, उसको क्या करना पड़ेगा, नागरिकता देनी पड़ेगी। तो लिख लीजिए अर्जित भूमि। यदि सरकार गवर्नमेंट, यदि सरकार किसी भी राज्य को भारत में मिलाती है तो उसके समस्त नागरिकों को नागरिकता देनी पड़ेगी, ठीक है, नागरिकता क्या होगी, देनी पड़ेगी, कोई दिक्कत, नागरिकता क्या होगी, देनी पड़ेगी। एग्जाम्पल में लिख लीजिए 16 मई 1975, ठीक है, 16 मई 1975 को संविधान का 36वां संशोधन करके 36वां एमेंडमेंट करके 22वां राज्य बनाया गया। तो अर्थात इसके जितने सिटीजन्स है, जितने इसके जनता है, जितनी इसकी जनसंख्या है, सभी को क्या करना पड़ेगा, भारत की क्या होगी, नागरिकता देनी पड़ेगी सरकार को। तो किसी राज्य को यदि भारत में मिला दिया जाता है तो सीधे आपको नागरिकता मिल जाएगी, कोई दिक्कत। अर्जित भूमि, तो हम तो एक सजेशन करते हैं पाकिस्तान वाला को ना कि भारत में क्या कर दे, विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दे और उसके बाद में अपना तो गवर्नमेंट बैठा हुआ ही है, कोई दिक्कत, उसके बाद में सबको नागरिकता दे देगा, कोई दिक्कत, सबसे अच्छा रहेगा ना पाकिस्तान के लिए, कोई दिक्कत। लेकिन वो ससुर खचरा है, वो खचरे रह जाएगा, कबो नहीं सुधरेगा, कोई दिक्कत। चलिए, पाकिस्तान कभी सुधरने वाला है, कबो नहीं सुधरेगा। सुनो, 16 मई 1975 यह क्या होता है, तो 16 मई 1975 को संविधान का 36वां संशोधन किया जाता है और 22वां राज्य बना दिया जाता है। तो लिख लो, संविधान का 36वां संशोधन एमेंडमेंट, संशोधन की चर्चा 368 अनुच्छेद में है, भाग नंबर 20 में। और संशोधन कहां से लाया गया है, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लाया गया है, कोई दिक्कत। तो भारतीय संविधान में संशोधन की चर्चा किस भाग में है, 20 भाग में, किस अनुच्छेद में है, 368 नंबर अनुच्छेद में है। और कहां से लाया गया है, तो यह दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लाया गया है। जबकि भारत एक गणतंत्र देश है, वह कहां से लाया गया है, तो यह फ्रांस से लाया गया। शायद हम जर्मनी पीछे बोल दिए हैं, तो फ्रांस कर लीजिएगा, गणतंत्र, ठीक है, भारत एक गणतंत्र देश है।
26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान क्या होता है, पूरे देश पे लागू हो जाती है और कहा जाता है कि भारत अब स्वतंत्र के साथ साथ क्या हो जाएगा, गणतंत्र में बन जाएगा, अर्थात रूल में बन जाएगी। कोई दिक्कत, इसीलिए तो प्रारूप में कहा गया ना, आपका प्रस्तावना प्रीमेबल में ऑस्ट्रेलिया की भाषा शैली है यह कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसमें समस्त नागरिकों की गरिमा बनाए रखने के लिए आज दिनांक 26 नवंबर 1949 को मिति माग्र शुक्ल सप्तमी के द्वारा इस संविधान को अंगीकृत करते हैं। यह संविधान का क्या है, तो आपका प्रस्तावना की बात है। नेतवन इसी बात को देख करके बोलता है, कोई दिक्कत, ध्यान से समझते चलो। तो संविधान का 36वां संशोधन, संविधान का 36वां संशोधन, 36वां संशोधन द्वारा, संविधान का 36वां संशोधन द्वारा सिक्किम को 22वां राज्य बनाया गया, 22वां राज्य बनाया गया। कोई दिक्कत, 22वां राज्य बनाया गया। समझ में आ रही है बात। तो संविधान का 36वां संशोधन करके 22वां राज्य बनाया गया। तो यह था भारत की नागरिकता किस तरह से ली जाएगी और किस तरह से दिया जाएगा, यह बात हमने बताया। अब थोड़ा सा इसका इंपॉर्टेंट बात कर लेता हूं कि एनपीआर क्या होता है, एनआरओ क्या होता है, एनसीआर क्या होता है, एफसीएनआर क्या होता है, एनआरई क्या होता है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट लाया गया है, यह सब क्या होता है। तो चलिए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य को दिखा देते हैं नागरिकता में। समझ में आ रही है बात, तो मिटा दे इसको। चलिए ध्यान से समझते चले। यदि अफसर बनना है तो अफसर जैसा सोच भी रखना पड़ेगा, नहीं तो चपरासी की नौकरी लगेगी ग्रुप डी में। ध्यान से समझते चलिए। यदि आपको अधिकारी बनना है तो मेहनत भी अधिकारी की तरह करना पड़ेगा। अधिकारी बनना है तो कर्मचारी की तरह मेहनत करना पड़ेगा पहले, तब जाकर के अधिकारी बनिएगा। उसके बाद अधिकारी बनने के बाद कहाँ कोई मेहनत करता है, सीधा साइन करता है। समझ में आई बात। तो चलो हेडिंग लगा लीजिए आप, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। कोई दिक्कत, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, कोई दिक्कत, कुछ महत्वपूर्ण क्या होता है, तथ्य। समझ में ठीक ठाक दिख रहे हैं। सुनो, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। कोई दिक्कत, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य में जैसे क्या होता है, जैसे कि सबसे पहले आ जाता है आपका एनपीआर। एनपीआर बता दे कि एनआरओ बता दीजिए, जो आपको कहना है कहिए, बताइए। एनपीआर की एनआरओ, एनआरआई, ठीक है। एनआरआई क्या होता है, तो नॉन रेसिडेंट इंडियन होता है। अब देखो यह एनआरआई होता क्या है, तो एनआरआई पहला हेडिंग लगा लीजिए। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य में सबसे पहला आता है एनआरआई। एनआरआई क्या होता है, तो इसका फुल फॉर्म लिख लो, नॉन रेसिडेंट इंडियन, ठीक है। इंडियन था पर अब नहीं रहा, कहां चल गया, मर थोड़ी जाएगा। ध्यान से समझो बात को। एनआरआई नॉन रेसिडेंट इंडियन, पहले था अब नहीं रहा, अर्थात भारत से जाकर के विदेश में नागरिकता ले लेता है, तो उसी को क्या कहते हैं, एनआरआई कहते हैं। समझ में आ रही है बात। जैसे हम यहाँ पर पढ़ा रहे हैं और उसके बाद में मालूम चलो कि हम भी पबजी खेलने लगे, समझ रहे हो ना, चल गए पाकिस्तान और वहां की नागरिकता नहीं लेंगे, मजाक कर रहे हैं, कोई दिक्कत। समझ में आ रही है बात। तो क्या हो जाएंगे हम, एनआरआई हो जाएंगे। समझ में आई, एनआरआई हो जाएंगे, कोई दिक्कत। तो लिख लो, विदेश जाकर वही की नागरिकता लेने पर, विदेश जाकर वही की नागरिकता ले लेता है तो वह एनआरआई कहलाएगा, एनआरआई कहलाएगा, ठीक है, कहलाएगा। समझ में आ रही बात कि एनआरआई क्या कहलाएगा, कोई भी भारतीय यदि विदेश जाकर वही की क्या होता है, नागरिकता ले लेता है, तो उसको एनआरआई कहते हैं। उसके बाद में एनआरओ क्या होता है, नॉन रेसिडेंट इंडियन ऑर्डिनरी होता है, कोई दिक्कत। एनआरआई और उसके बाद में अगला क्या आ जाता है, तो अगला आ जाता है आपका ओसीआई या तो एनआरओ, जो लिखना है लिखिए। ऑर्डिनरी अकाउंट की तो बात अभी आगे करेंगे ना, अकाउंट वाला, तो ओसीआई लिख लीजिए, कोई दिक्कत। एनआरआई समझ में आया। तो एनआरआई का मतलब होता है कि यदि कोई भारत में जन्म लिया हो और भारत में जन्म लेकर के रह रहा है, लेकिन मान के चलिए वहां पर चला गया, मान के चलो कोई देश में चला गया, कोई भी देश में चला जाए, आपको जो भी ऑप्शन में आ रही है, ब्रेन में जो भी देश आ रहे हैं, वहां पर जाता है और जा करके वहीं पर क्या कर लेता है, किसी से शादी कर लेता है और वहां का नागरिकता ले लेता है, तो भारत में दोहरी नागरिकता का कोई प्रावधान नहीं है। भारत में दोहरी नागरिकता का कोई प्रावधान नहीं है, और दोहरी नागरिकता का कोई प्रावधान नहीं है तो क्या हो जाएगी, वहां की नागरिकता मिल जाएगी और भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगा, और यही क्या कहलाएगा, एनआरआई कहलाएगा, नॉन रेसिडेंट इंडियन कहलाएगा। कोई दिक्कत, इंडियन था लेकिन अब नहीं रहा,
कोई दिक्कत, इसी को कहा जाता है NRI। और उसके बाद में अगला लिख लीजिए OCI, ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया। लिख लीजिए ओवरसीज, ओवरसीज इंग्लिश वर्ड है ओवरसीज सिटीजनशिप, सिटीजनशिप, सिटीजनशिप ऑफ इंडिया। ठीक है, इसमें क्या कहा गया, अच्छा इसका संशोधन किया गया पहले, यह जो है ना संशोधन किया गया कब, तो यह संशोधन किया जाता है 2005 में। ठीक है, अब 2005 में क्या कहा जाता है कि 2005 में यह संशोधन करके कहा गया कि जो भारतीय भारत से क्या है विदेश जाकर के वहीं की नागरिकता ले लेते हैं, तो सरकार जो है ना गवर्नमेंट इसको क्या करती है, एक वीजा प्रोवाइड कराती है कि आओ तुम भारत में, वहां कमा तो रहबे कर रहे हो, यहाँ पर आओ और कम से कम भारत को घूमो, कम से कम भारत को क्या करो, फायदा कराओ। ठीक है, भारत को क्या करो, टूरिज्म वगैरह जो यहाँ पे आते हैं तो इससे क्या होता है, इससे भारत को फायदा होती है। यहाँ पे भारत में आ करके और सामान को खरीदेगा तो भारत की क्या होगी, जाहिर सी बात है कि GDP बढ़ जाएगा। कोई दिक्कत, तो सरकार इस सबको क्या करती है, सरकार संशोधन कर दी, ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया। जो विदेशी बन गया है जाकर के वहां पर अर्थात NRI बन गया है, तो कहा जाता है कि आओ भारत में, तुमको फ्री ऑफ वीजा देंगे, कोई दिक्कत, फ्री ऑफ वीजा देंगे और आइए और भारत में घूमिए, कोई दिक्कत। और भारत में घूमेगा ना तो भारत की तो खैर सरकार ऑलरेडी बहुत ही मजबूत है, कोई दिक्कत है, तो क्या होगा, भारत का GDP का विकास होगा। तो लिख लो, इसके तहत लिख लीजिए, इसके तहत गवर्नमेंट सरकार वीजा प्रोवाइड कराती है ताकि यह भारत आकर घूम सके, कोई दिक्कत, भारत आकर घूम सके। समझ में आ रही बात, कैसा वीजा प्रोवाइड कराएगी। अच्छा वीजा क्या होता है, तो वीजा होता है, अब पासपोर्ट क्या होता है, पासपोर्ट होता है ना कि जैसे कि मान के चलो कि आपको कोई देश जाना है, हमको यदि मान के चलिए पाकिस्तान जाना है तो अपना पासपोर्ट बनाएंगे। ठीक है, पासपोर्ट बनाएंगे और पासपोर्ट कहाँ से बनाएंगे, तो भारत से बनाएंगे। और भारत हमारा जो राष्ट्रपति जी का सिग्नेचर रहता है उसके ऊपर पासपोर्ट पर, अब यह राष्ट्रपति हमारी जिम्मेवारी लेंगे यदि कुछ हो जाएगा तो, कोई दिक्कत, तो पासपोर्ट बना लेंगे और उसके बाद में वहां पर जाकर के क्या लेंगे, यहां से जाने के लिए पासपोर्ट और वहां पर जाने के लिए उस देश से क्या करेंगे, वीजा हम लेंगे, कोई दिक्कत, परमिशन लेंगे कि हम आ सकते हैं कि नहीं। कोई देश जो है ना वहां पहुंचने पर क्या करता है, वीजा प्रोवाइड कराता है, जैसे कि थाईलैंड। समझ में आई बात, तो पासपोर्ट हम भारत से ले लिए और वीजा उसके देश से ले लेंगे। कोई दिक्कत, अप्लाई करके कि बताओ हम यहाँ से पाकिस्तान जाना चाहते हैं, कोई दिक्कत, हमको सरकार ने है पासपोर्ट दे दिया है, तुम क्या कहते हो, आ सकते हैं कि नहीं, तो वह कहता है कि आ सकते हो, तो वह क्या करेगा, वीजा प्रोवाइड करा देगा। कुछ ऐसे देश है ना जिसमें फ्री ऑफ वीजा है, कोई दिक्कत, जैसे कि म्यांमार हो गया और अभी वियतनाम भी कर दिया है, क्या फ्री ऑफ वीजा कर दिया है, कोई दिक्कत, वहां पर बिना वीजा के जा सकते हैं। इसीलिए जो विदेशी है ना यहाँ पे जो भारत में आता है वह बिना वीजा के आ सकता है, कोई दिक्कत, यदि NRI है तो। नहीं, सभी विदेशी को नहीं कहा गया है, तब तो दिखते हो जाएगा। ठीक है, सभी विदेशी को नहीं कहा गया, जो भारतीय रह चुका है उसको फ्री ऑफ वीजा देती है सरकार। समझ में आई बात, तो एगो पासपोर्ट बगल में लिख लो ना, पासपोर्ट नोट में डाल करके, वीजा और पासपोर्ट क्या होता है, पासपोर्ट क्या होता है और वीजा क्या होता है, या दोनों समझ लीजिए, पहला वीजा और दूसरा आपका पासपोर्ट, या पासपोर्ट वीजा जो लिखना है लिखिए, वीजा। ठीक है, पासपोर्ट क्या होता है, यदि हम किसी देश में जाते हैं तो सरकार हमें परमिशन देती है, जैसे हम भारत के हैं, भारत से क्या करते हैं, विदेश जाना चाहते हैं, रसिया जाना चाहते हैं, कोई दिक्कत, तो रसिया जाना चाहते हैं तो क्या होगा, हमको सरकार जो है ना वह पासपोर्ट प्रोवाइड कराएगी, कोई दिक्कत। तो यदि हम विदेश जाना चाहते हैं, यदि हम विदेश जाना चाहते हैं तो गवर्नमेंट पासपोर्ट प्रोवाइड कराएगी, गवर्नमेंट पासपोर्ट देगी। ठीक है, पासपोर्ट देगी। और वीजा क्या होता है, तो वीजा होता है कि वह देश जो है हमको परमिशन देगा, जिस देश में जाएंगे वह देश हमें वीजा प्रोवाइड करेगा, वीजा मतलब होता है परमिशन करेगा जी, परमिशन कि तुम आ सकते हो कि नहीं आ सकते हो, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा ना।
आतंकवादी वगैरह को देखा जाता है इसी से, तो कोई दिक्कत है और नहीं यदि रहेगा ना, अगर मान के चलो हम डायरेक्ट चल गए बिना पासपोर्ट और वीजा के तो सीधे उड़ा देगा सब, ठीक है, कि आतंकवादी है, इसीलिए वीजा और पासपोर्ट बनाया जाता है। जैसे ही आप हवाई जहाज से उतरिएगा या रेल से जाइएगा ना, कोई दिक्कत, समझ में आ रही है बात, तो आपका तुरंत जो है ना वीजा चेक किया जाएगा और पासपोर्ट चेक किया जाएगा। कुछ ऐसे देश है जो क्या करते हैं, स्टॉप क्या होते हैं वह जो है ना वहीं पे वीजा बना देते हैं, कोई दिक्कत, जैसे ही पहुंचिएगा तो वहीं पे क्या होगा, वीजा बना दिया जाएगा, या 2 महीना 3 महीना, ठीक है, 2 साल 5 दिन 10 दिन का यह जो है ना बनता है, कोई दिक्कत। जैसे थाईलैंड फ्री ऑफ वीजा, थाईलैंड जो है ना यह क्या करता है, फ्री ऑफ वीजा नहीं है जी, थाईलैंड में भी वीजा है लेकिन वहां पर पहुंचने के बाद वीजा बनता है, ठीक है। जैसे ही आप हवाई जहाज से उतरिएगा तो तुरंत जो है ना थाईलैंड का क्या होगा, वहां पर आपको वीजा प्रोवाइड करा देगा, कोई दिक्कत। यदि आपके पास पासपोर्ट है तो यह मिटा दे, पासपोर्ट और वीजा समझ में आ गई, कोई दिक्कत। ओवरसीज सिटीजनशिप इंडिया एक्ट, इंडिया क्या है, एक्ट नहीं है, ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, यह क्या है कि यह जो है ना कि यदि कोई जाकर के भारत से नागरिकता जो है विदेश में ले लेता है तो वह पहले भारतीय था अब नहीं है, तो सरकार जो है उसको फ्री ऑफ वीजा देती है कि आओ भारत में घूमो, और भारत में घूमेगा तो यहाँ पर जाहिर सी बात है कि यहाँ पर खर्चा करेगा, और खर्चा करेगा तो जाहिर सी बात है कि यहाँ बिजनेस बढ़ जाएगी, जीडीपी बढ़ जाएगा, कोई दिक्कत, इसको मिटा दे। चलिए उसके बाद में पर्सन ऑफ इंडियन ऑरिजिन, कोई दिक्कत, एनआरआई हो गया, ओवरसीज सिटीजनशिप हो गया। अब पीआईओ लिखता हूं, पीआईओ 9 जनवरी 2015 को क्या कहा जाता है ना, से सुनो, पीआईओ हेडिंग लगा लीजिए, पीआईओ, तीसरा क्या लगाइएगा, पीआईओ, पर्सन ऑफ इंडियन ऑरिजिन, पर्सन ऑफ इंडियन ऑरिजिन। एनआरआई समझ में आ गया, एनआरआई का मतलब होता है कि जो विदेश जाकर वहीं पर क्या करता है, नागरिकता ले लेता हो। पर्सन ऑफ इंडियन ऑरिजिन यह क्या कहता है, इसी को जो है ना पीआईओ को बदल करके क्या कर दिया गया, आपका ओवरसीज सिटीजनशिप इंडिया एक्ट को जो है ना वह ला दिया गया, कोई दिक्कत। ओवरसीज सिटीजनशिप इंडिया एक्ट को लाया गया, संशोधन इसमें 2005 में हो गई थी, कोई दिक्कत, लेकिन लाया कब गया, तो यह जो है ना 9 जनवरी 2015 को लाया गया, कोई दिक्कत। तो इसको बदलकर 9 जनवरी 2015 को ओसीआई बना दिया गया, ओसीआई बना दिया गया, कोई दिक्कत, ओसीआई बना दिया गया, समझ में आ रही है बात। पीआईओ को बदल करके क्या होता है, 9 जनवरी 2015 को ओसीआई बना दिया जाता है, जबकि ओसीआई में संशोधन कब होता है, तो 2005 में होता है। ओसीआई समझ में आ गई, पर्सन ऑफ इंडियन ऑरिजिन समझ में आ गया, जो शुरुआत में इंडियन था लेकिन अब नहीं रहा, कोई दिक्कत, इसी को बदल करके ओसीआई बदल कर दिया गया, कोई दिक्कत। चलिए मिटा दें, समझ में आ रही है, इसीलिए ओसीआई को नहीं मिटा रहे हैं, समझ में आ रही है तो अच्छी बात, बोलिए समझ में आ रही है तो अच्छी बात, नहीं तो एक बार रिकैप करा दे, ढेर बच्चा को लग रहा है कि सब एक के जैसा बता रहे हैं। एनआरआई, भारत से विदेश जाके नागरिकता लिया, एनआरआई हो गया, बात खत्म। ओवरसीज सिटीजनशिप इंडिया एक्ट, इसी को पहले ओसीआई को ही पहले क्या कहा जाता था, पीआईओ कहा जाता था, बाबू बात समझो, पीआईओ इसी को पहले कहा जाता था, ओसीआई को पहले पीआईओ कहा जाता था, लेकिन संशोधन किया गया इसमें ओसीआई में, और उसके बाद में 9 जनवरी 2015 को इसका नाम बदल गया, कोई दिक्कत, पीआईओ के नाम बदल करके ओसीआई कर दिया गया सीधे, कि अर्थात जो भारतीय वहां जा करके नागरिकता ले लिए हैं, ठीक है, एनआरआई हो गए हैं, वह भारत आए, फ्री ऑफ वीजा देंगे, यहाँ पे आप घूम सकते हैं। बात समझ में आई, बोलिए, किसी तरह से डाउट को मत रखिए, डाउट को रखिएगा तब तो दिक्कत हो जाएगा, बहुत भारी दिक्कत हो जाएगी। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य में अभी और आगे ही चलेगा। एनआरई क्या होता है, नॉन रेसिडेंटल एक्सटर्नल अकाउंट क्या होते हैं, तो लिख लीजिए एनआरई, एनआरई, ठीक है, नॉन रेसिडेंटल एक्सटर्नल अकाउंट, एक्सटर्नल अकाउंट, ठीक है। यह है क्या, एनआरई क्या है, सुनिए, एनआरई नॉन रेसिडेंटल एक्सटर्नल अकाउंट, यह क्या होता है, तो यह जो है ना विदेश में रह रहे लोगों के लिए एक क्या होता है, अकाउंट खुलवाया जाता है, ठीक है, यह जो है ना आपका अकाउंट खुलाया जाता है। तो एनआरआई जो व्यक्ति हो गए हैं,
ठीक है, उसी के लिए क्या होता है, यह अकाउंट खुलती है। और उसमें क्या होगा, आप जो है ना जिस भाषा में अर्थात जहां पे रह रहे हैं उसी के डॉलर को क्या कर सकते हैं, इस अकाउंट में जमा कर सकते हैं। तो एनआरआई द्वारा खुलवाया जाने वाला यह अकाउंट है जो विदेश में खुलती है। कोई दिक्कत, लिख लीजिए एनआरई क्या होता है। तो एनआरआई द्वारा खुलवाया जाने वाला, एनआरआई द्वारा विदेश में, एनआरआई द्वारा विदेश में खुलवाए जाने वाले अकाउंट, खुलवाए जाने वाला अकाउंट जिससे एनआरआई अपना या अपनी कमाई को उसके डॉलर में रख सकता है, उसके भाषाई डॉलर में, उसके जो डॉलर है जो आपका वहां पर रह रहा है ना, जैसे बांग्लादेश में रह रहा है तो टका, कोई दिक्कत, जापान में रह रहा है तो एन हो जाएगा, समझ में आई बात। तो अपनी कमाई को उसके मुद्रा में रख सकता है, उसके मुद्रा में रख सकता है, कोई दिक्कत, रख सकता है, इसी को क्या कहते हैं, तो एनआरई कहते हैं। और अगला लिख लीजिए एनआरई के बाद 1 मिनट देखते हैं ठीक ठाक आ रही है कि नहीं, थोड़ा पानी वगैरह पी लेता हूं, बना रहिएगा। सब ठीक ठाक आ रही है, कोई दिक्कत, किसी तरह का डाउट जो है ना आपका नहीं छोड़ेंगे, कोई दिक्कत। चलिए अगला हेडिंग लगा लीजिए एनआरओ। एनआरई के बाद एनआरओ नॉन रेसिडेंटल ऑर्डिनरी अकाउंट होता है, लिख लो, नॉन रेसिडेंटल ऑर्डिनरी अकाउंट, नॉन रेसिडेंटल ऑर्डिनरी अकाउंट, कोई दिक्कत, नॉन रेसिडेंटल ऑर्डिनरी अकाउंट, इसमें क्या होता है, एनआरई समझ में आ गया, अर्थात जो व्यक्ति एनआरआई हो गया है वह विदेश में जाकर के अपना अकाउंट खुलवाएगा और उसी के भाषा में क्या करेगा, अपनी मुद्रा को जमा करेगा, अपनी राशि को क्या करेगा, अकाउंट में जमा करेगा। जबकि एनआरओ क्या होता है, तो जिस व्यक्ति को एनआरआई होना होता है, जैसे मान के चलो हमको जाना है, नहीं जाएंगे, बार बार बोल रहे हैं, जाना है विदेश, रसिया, ठीक है, रसिया जाना है, तो क्या करेंगे, अपनी पैसा को जब तक रसिया में रहेंगे तब तक अकाउंट में सुरक्षित रखने के लिए क्या करेंगे, एनआरओ अकाउंट को खुलवा लेंगे। यहां पर क्या होगा, हमारा मुद्रा जो है ना आराम से सेफ रहेगी, कोई दिक्कत। तो चलिए एनआरओ ऐसा नहीं कि कमाए जा रहे हैं और अपना पैसा जमा करके निकालेंगे हो जाए, तब तो दिक्कत हो जाएगी ना, दिक्कत हो जाएगा। इस अकाउंट से कहते भारत में आएंगे तभी निकलेगा, ठीक है। तो यह व्यक्ति, इसके अंतर्गत ऐसे लिखो, इसके अंतर्गत वह व्यक्ति इसके अंतर्गत वह व्यक्ति इस अकाउंट को खुलवाता है जिसे एनआरआई होना है, कोई दिक्कत, एनआरआई जो है ना होना है। जब तक यह रहेगा अकाउंट में, कब तक पैसा सुरक्षित रहेगी, जब तक कि भारत में नहीं आ जाता हो, कोई दिक्कत। 20 साल 25 साल 50 साल के लिए छोड़ दिया, एनआरआई होना है, ठीक है, एनआरआई होना हो है, नहीं एनआरआई होना हो, ठीक है। इसमें राशि आपकी हमेशा सुरक्षित रहेगी, इसमें राशि हमेशा आपकी क्या रहेगी, सुरक्षित होगी। नहीं तो मालूम चला कि बैंक में जमा करके चल गए और उधर से आए ताले मालूम चला ना, ठीक है, मालूम चला कि बैंक ही डूब गया, ले भागा बैंक, कोई दिक्कत। भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण क्यों किया गया, इसीलिए किया गया ना कि भारत में यदि पैसा को आप जमा कर रहे हैं बैंक में, भारतीय बैंक में, तो पहले राष्ट्रीयकरण नहीं था, अब हो सकता है कि बैंक उठा करके लेकर के भाग जाए, ठीक है, ले भागा बैंक हो जाएगा। इसीलिए भारत सरकार कह रहा है कि नहीं, बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दो। अब तो आपको विश्वास है ना कि हमारा पैसा नहीं डूबने वाला है जिसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। लेकिन खैर अभी भी इसमें कंडीशन, राष्ट्रीयकरण करने के बाद भी ले करके भाग जा रहा, सहारा लेकर के भाग गया, कहाँ कुछ सरकार किया, कोई दिक्कत। उसके बाद में कहा जाता, इलेक्शन आई और कहा गया कि जो अपना फॉर्म अप्लाई करे 10-10 हजार रुपया करके मिल जाएगी, कहाँ किसी का मिला, कोई दिक्कत। तो यह जो है ना, जब इकोनॉमिक्स पढ़ाएंगे ना तो उसमें बताएंगे, ठीक है, कि क्या क्या होता है। पूरा पहले जीके जीएस पढ़ लीजिए, समझ में आई बात। इसमें राशि आपकी हमेशा सुरक्षित रहेगी,
सुरक्षित रहेगी। कोई दिक्कत? इसमें क्या होगा, राशि आपकी हमेशा क्या रहेगी, सुरक्षित रहेगी। मिटा दे इसे। एनआरआई, एनआरई हो गया, एनआरओ हो गया। अब एनपीआर लिख लीजिए, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, और सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक छूट रहा है, यह दोनों पहले बता देता हूं। सीएए, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, और तब जाकर के एनपीआर, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर। कोई दिक्कत? नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर और सीएए, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। यह गलत है कि सही है अब हम नहीं जानते। अभी फिलहाल में सीएए लागू हुआ है, यह अभी जो है ना बात बहुत ज्यादा छिड़ा हुआ है। सीएए, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एम्बेंडमेंट एक्ट होता है, ठीक है। यदि यह राष्ट्रपति का साइन नहीं रहेगा तो बिल रहेगा। एम्बेंडमेंट एक्ट यह है क्या, सुनो। राष्ट्रपति के सिग्नेचर के बाद, राष्ट्रपति के सिग्नेचर बोले तो साइन, हस्ताक्षर, राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद कोई भी बिल तो वह एक्ट बन जाता है, ई है जी, कोई भी एक्ट बन जाता है, ठीक है। कोई भी बिल होता है तो वह एक्ट बन जाता है। कोई दिक्कत? यह क्या होता है, एक्ट बन जाता है। अब सुनो, यह जो है क्या कहा गया, तो इसमें कहा गया ना सीएए के तहत कि जो भारत में रह रहा है, ठीक है, अर्थात जो 5 साल 8 साल 10 साल से रह रहा है, उसको भारत की नागरिकता जो है ना वह किस तरह से मिलेगी। कोई दिक्कत? किस तरह से मिलेगी? तो यहां पर पहले सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल था और कहा गया कि अभी जो है ना भारत में मैक्सिमम देखने को मिलता है नागरिक आपका कहां का, तो बांग्लादेश का मिलता है, अफगानिस्तान का मिलता है और पाकिस्तान का मिलता है, क्योंकि मिनॉरिटी जो है ना अल्पसंख्यक यहीं पर ज्यादा चलता है। कोई दिक्कत? तो इस सबको जो है ना क्या किया जाए ना, तो इस सबको नागरिकता देनी है तो सीएए के तहत दे दिया जाए, बात खत्म। अब सुनो जी, यहाँ पर किसी को आप नागरिकता दे रहे हैं, नागरिकता मतलब वोटर कार्ड बनवा रहे हैं। अब सुनो कि नागरिकता दे रहे हैं तो सीएए ला करके आप यदि गृह मंत्री जी और गृह मंत्रालय का यह पावर है कि बिना सीएए के तहत भी नागरिकता दे दी जाए, तो बताइए सीएए लाने से फायदा क्या होगा। अर्थात सीधा सीधी चुनाव की बात होगी, मुद्दा का बात होगा। वोटर आईडी कार्ड हम बना देंगे और वोटर आईडी कार्ड बनाने के बाद आपको क्या है, पता है कि यह जो है ना, जो भी आपका आया हुआ है भारत में, जिसको अभी तक नागरिकता नहीं मिली है, कोई दिक्कत, अभी तक नागरिकता नहीं मिली है, उसको क्या किया जाए, नागरिक बना दिया जाए सीएए के तहत। जो 2 साल पहले आया है, साल भर पहले आया है, सीधा सबको सीएए के तहत नागरिक बना दो। तो यह तो अब गलत है या सही है मैं नहीं जानता, क्योंकि मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। अभी बताए ना कि नागरिकता जो है ना भारत में किस तरह से मिलती है, देशीकरण, अर्जित भूमि, पंजीकरण, उसके बाद में जन्म के आधार पर, वंश के आधार पर, ओवरसीज सिटीजनशिप एक्ट क्या है, तो यह सब मतलब कि खत्म। और सीधा सीएए के तहत जो है ना भारत में क्या करो, नागरिकता दे दो। 2020 में यह कानून आता है और उसके बाद में अब लागू हो जाती है, ठीक है, कि अब जो है ना क्या किया जाता है, सीएए के तहत नागरिकता दे दिया। 1-2 दिन पहले का न्यूज अभी बता रहा हूं, आज क्या है 17 मार्च 2024, यह आज की बात बोल रहा हूं, ठीक है। 2-3 दिन पहले यह न्यूज में बहुत छाया हुआ है, लागू हो गई। कोई दिक्कत कि सीएए के तहत जो है ना वह नागरिकता दे दी जाएगी। समझ में आ रही है बात? सीएए के तहत क्या होगा, नागरिकता दे दी जाएगी। तो अब सुनो, जन्म के आधार पर, वंश के आधार पर, देशीकरण, अर्जित भूमि, यह सब पंजीकरण क्यों रखे हैं, बात खत्म। इतना काहे के लिए बताएं, इसीलिए ना बताएं कि कैसे कैसे भारत में नागरिकता मिलेगी, शुरुआत से बताते आ रहे हैं। और अब कहा जाता है कि जो भी भारत में आया है ना, ठीक है, भारत का नागरिकता यदि नहीं मिली हो तो सीएए के तहत क्या हो जाएगा, नागरिकता मिल जाएगी। इसमें कहा गया है कि किसी भी अल्पसंख्यक को, किसी भी अल्पसंख्यक मिनॉरिटी जो भारतीय नहीं हो, किसी भी अल्पसंख्यक मिनॉरिटी जो भारतीय नहीं हो, ठीक है। इसमें कहा गया है कि किसी भी अल्पसंख्यक मतलब क्या, अफगानिस्तान हो गया, पाकिस्तान हो गया और बांग्लादेश हो गया। कोई दिक्कत? क्योंकि इसी में क्या है, रिलीजियस प्रोकिप्शन है, मतलब कि धर्म के साथ जो है ना वह छेड़छाड़ किसके साथ होता है, तो ज्यादा देखिएगा तो धर्म के साथ खेलता है ईसाई, मुस्लिम, सिख, यही सब ना खेलता है। और यह कहाँ है, बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान, इसमें ज्यादा धर्म के साथ छेड़छाड़ होती है। कोई दिक्कत? तो सीएए के तहत कहा जाता है ना
कि नहीं, अब जो है ना सीए के तहत इसको सबको क्या करो, भारत में रह रहा है तो नागरिक बना दो। ठीक है, अब नागरिक बना दिया जाएगा तो जिसको बताओ जो अल्पसंख्यक है और नागरिकता नहीं मिली है, तो जो सरकार इस कानून को लाई है उसको सीधा सीधी वोट मिलेगा, बात खत्म। समझ में आई बात? बात जो है ना वह खत्म होगा। तो सरकार किस तरह से चलती है, पार्लियामेंट में बैठा हुआ हमारे जितने सारे सांसद हैं, ठीक है, वह सबको पता है कि किस तरह से देश को चलाना है, क्योंकि पहले देश को बढ़ाने के लिए राजनीति होती थी और अब देश को बढ़ाने के लिए नहीं, अपने आप को बढ़ाने के लिए राजनीति होती है। कोई दिक्कत? तो यह सब पर भद्दा टिप्पणी, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं, ना किसी पार्टी का नाम ले रहा हूं। कोई दिक्कत? तो इसमें कहा गया है कि किसी भी अल्पसंख्यक को सीएए के तहत, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के तहत नागरिकता दे दी जाएगी। इसमें कहा गया है कि किसी भी अल्पसंख्यक को सीएए के तहत नागरिकता मिल जाएगी, नागरिकता दे दी जाएगी। कोई दिक्कत? दे दी जाएगी। समझ में आ रही है बात? सीएए के तहत क्या होगा? नागरिकता दे दी जाएगी। समझ में आई बात? सीएए के तहत नागरिकता दे दी जाएगी। एक नोट में बात लिख लो, जब यदि सीएए लाया जाता, अल्पसंख्यक में कौन कौन होगा? एग्जाम्पल में आपका हो जाएगा पाकिस्तान, उसके बाद में अफगानिस्तान, और उसके बाद में तीसरा क्या हो जाएगा? बांग्लादेश। कोई दिक्कत? क्योंकि इसी में क्या होता है, धर्म के साथ छेड़छाड़ होता है। जैसे एग्जाम्पल में लिख लो, सिख हो गया, ईसाई हो गया, पारसी हो गया, सिख, ईसाई, बौद्ध, ठीक है, बौद्ध हो गया, मुस्लिम हो गया, यह सब ईटी से कर देता हूं। यह सबको क्या होगा? सीए के तहत नागरिकता दे दी जाएगी। अर्थात जो भारत में अभी रह रहा है, नहीं नागरिक है, वोटर आईडी कार्ड बना दिया जाएगा और सीधा जाकर के मरेगा। समझ में आ रही है बात? तो सरकार का आप थोड़ी समझ पाइएगा कि नीति क्या होता है। ठीक है, इसलिए पढ़िए, पढ़ना जो है बहुत ही जरूरी होता है। भीमराव अंबेडकर ने कहा है कि जो पढ़ेगा, ठीक है, वह किसी से नहीं डरेगा, क्योंकि शिक्षा वह शेरनी का दूध होता है, क्योंकि जो जितना पिएगा उतना ही दहाड़ेगा। समझ में आ रही बात? तो शिक्षा जो है बहुत ही जरूरी होता है। आप बताओ ये सही है या गलत है, मैं नहीं जानता। ठीक है, ध्यान से समझिए, हम इसकी कहानी बता दिए। समझ में आई बात? तो नोट में क्या लिखा रहे थे, शायद से, हाँ, नोट में लिखा रहे थे, बिना सीएए के तहत गृह मंत्री नागरिकता, गृह मंत्रालय लिखो, गृह मंत्री नहीं, गृह मंत्रालय, बिना सीएए के तहत गृह मंत्रालय नागरिकता दे सकता है। ठीक है, दे सकता है। समझ में आ रही है बात? तो बिना सीएए के तहत गृह मंत्रालय नागरिकता दे सकता है। समझ में आई? 1 मिनट बना रहिएगा। चलिए, टाइम देखने चल गए थे, 1 घंटा 6 मिनट हो गई बाबू। बस अंत करेंगे, एक आध दो पॉइंट और बता देता हूं। नागरिकता समाप्ति पर है, ठीक है, इतना डीप में नहीं जानना है, लेकिन जानना तो पड़ेगा ही। अब एनपीआर बना देता हूं, बता देता हूं। एनपीआर अभी बोले हैं ना कि एनपीआर क्या होता है, सीएए समझ में आ गया। अब एनपीआर हो जाएगा नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर। यह है क्या? नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, यह क्या है? चलिए, तो नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, एनपीआर कहने का अर्थ होता है ना, एनपी और एनआरसी दोनों बता दूं ना, ठीक है। कुछ दिन पहले एनपी और एनआरसी को लेकर के भी विवाद छिड़ा था, ये दोनों को जान लीजिए। एनपीआर, ठीक है, एनपीआर क्या है? नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, REGISTR रजिस्टर। कोई दिक्कत? एनपीआर, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, यह है क्या? नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर। तो नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर कहने का मतलब है कि यह जनसंख्या का एक अपडेट है। अर्थात जब भारत में क्या होगी, जनसंख्या की जनगणना होगा, भारत में जनसंख्या की जनगणना होगी, तो वहां पर रह रहे लोगों की क्या हो जाएगी? गिनती हो जाएगी। जैसे कि हम यहाँ पर है तो आ करके पूछेगा कि बताइए आपकी नाम क्या है, तो कहेंगे कि हमारा नाम है दीपक कुमार, जो भी हो, ठीक है, हमारा नाम है। उसके बाद में आपका बताइए कितने बाल बच्चे हैं, तो बता, अभी तो खैर शादी विवाह नहीं हुई तो बाल बच्चे कहां से होंगे, कोई दिक्कत? उसके बाद यह बता देंगे। उसके बाद अगला
कहेगा कि कहाँ पे रहते हैं तो सब बता देंगे, तो वहां पर क्या होगा, उसकी जनगणना काउंट हो जाएगी यहाँ पे। इसीलिए एनपीआर लाया गया। तो नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर यह जनगणना का एक अपडेट है, अर्थात आप जहां पर रह रहे हैं और आपकी फैमिली रह रही है वह क्या हो जाएगी, गिनती हो जाएगी इसके तहत। तो चलिए लिख लो, अभी फिलहाल में जनगणना खूब चल रहा था, ठीक है, बिहार में जाति जनगणना हो रही थी, ठीक है। अच्छा, जाति जनगणना क्या है, जाति के आधार पर जो है ना जनगणना करना कि आप जो है एससी से कितने हैं, एसटी से कितने हैं, ओबीसी से कितने हैं, ईडब्ल्यूएस से कितने हैं, यही तो होगा। क्योंकि बिहार में क्या है, जाति की जनगणना जो है ना जी, यह कदापि गलत है, सीधा सीधी मैं बोल रहा हूं, कोई दिक्कत। जाति की जनगणना जो है, जो भी हुआ है बिहार में, वह बिल्कुल ही गलत हुआ है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर क्या है, नेता जो है ना, यह जाति के आधार पर वोट लेंगे, ठीक है, और जाति के आधार पर क्या करेगा, सब जो ओबीसी है, एससी एसटी जो है अपना नेता बना लेगा। और कोई कहेगा ना कि अब की बार जो है ना किसकी सरकार, तो अब की बार जो है ना आपकी जो भी जिसकी सरकार हो, ठीक है, यही सब तो जनता करेगा। उसके बाद में कहेगा ना कि धरती गूंजे आसमान, इस तरह से नारा चलता है, कोई दिक्कत। उसके बाद में जिंदाबाद करेगा। उसके बाद में जो है ना इस तरह से लेकर के, यही लिए तो क्या किया है, जाति की जनगणना कराई गई है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, कोई दिक्कत। खैर ये सब तो बात की बात है। नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर यह क्या है, यह जनगणना का एक अपडेट है जिसमें यह बताया गया है कि आप और आपकी फैमिली बोले तो परिवार कहाँ रह रहे हैं, परिवार कहाँ रह रहे हैं, ठीक है। इसी में क्या हो जाएगी, इसकी गिनती हो जाएगी। तो यह जनगणना का एक अपडेट है जिसमें यह बताया गया कि आप और आपका परिवार, आपकी परिवार कहाँ रह रहे हैं। इसमें सभी को क्या किया जाता है, काउंट कर दिया जाता है। और एनपीआर के बाद एनआरसी, ठीक है, एनआरसी नेशनल रेसिडेंट क्या होता है, नेशनल रेसिडेंट ऑफ सिटीजनशिप ना, ठीक है, नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजनशिप लिख लीजिए, नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजनशिप, कोई दिक्कत, सिटीजनशिप, ठीक है। एनआरसी क्या कहता है, तो एनआरसी कहता है ना कि इसके तहत जो है ना क्या होगी, नागरिकता दे दी जाएगी लोगों को, ठीक है, नागरिकता जो है वह दे दी जाएगी इसके तहत। लेकिन उसमें से क्या होना चाहिए, कम से कम 30 सर्टिफिकेट को इसमें रखा है, और 30 में से जो है ना 2 सर्टिफिकेट यदि भारत से मिल जाता हो तो क्या किया जाएगा, एनआरसी के तहत आपको नागरिकता दे दी जाएगी। तो अब तो एनआरसी पढ़ने से कोई फायदा ना, सीएए के तहत नागरिकता मिल जाएगी। बात हो गया खत्म, एक लाइन, ठीक है। तो लिख लो 24 मार्च 1971, कोई दिक्कत, 24 मार्च 1971 के तहत यह कहा गया कि यदि आपको 30 सर्टिफिकेट में से 30 सर्टिफिकेट सर्टिफिकेट में से, ठीक है, यदि आपको 30 सर्टिफिकेट में, इसमें इस 24 मार्च 1971 के तहत यह कहा गया कि यदि आपको 30 सर्टिफिकेट में से कोई 2 सर्टिफिकेट मैच करता है तो आपको नागरिकता मिल जाएगी। मैच करता है तो आपको नागरिकता मिल जाएगी या दे दी जाएगी, जो लिखना है लिख लीजिए। और यह सबसे पहले कहाँ लागू होता है, तो सबसे पहले लागू होता है आपका आसाम में। सबसे पहले लागू कहाँ पर होता है, तो सबसे पहले लागू होता है, कहाँ पे होता है सबसे पहले लागू, 1 मिनट, सबसे पहले लागू कहाँ पे होता है, तो सबसे पहले लागू जो है ना यह आपका आसाम में होता है। ध्यान से समझते चलिए, कोई दिक्कत। सबसे पहले जो है ना लागू कहाँ पे होता है, रूम हीट होकर गया जी। ये सबसे पहले लागू जो है ना आसाम में, हीट मतलब गर्मी ज्यादा है आसाम में, अभी तो बोलवे कि यह देखे थोड़ी गए हैं,
सबसे पहले जो है ना लागू कब होता है, तो सबसे पहले लागू जो है ना वह किस राज्य में होता है, आसाम में होती है। कोई दिक्कत? तो यह जो है ना आपको बता दिया हमने नागरिकता के बारे में पूरा, और यहाँ पर क्या हो जाता है, नागरिकता आपकी समाप्त हो जाती है। कोई दिक्कत? तो क्या आपको नागरिकता समझ में आया कि किस तरह से भारत में नागरिकता मिल सकती है? चाहते तो आपका 5 अनुच्छेद बता करके 6, 5 से लेकर के 11 प्रारंभ में नागरिकता की बात कही गई है। भारत से पाकिस्तान से भारत आए लोगों की नागरिकता, भारत से पाकिस्तान गए लोगों की नागरिकता, विदेश जाने पर नागरिकता समाप्त नहीं होगी, उसके बाद में दोहरी नागरिकता की प्रावधान नहीं, विदेश में नागरिकता ले लीजिएगा तो भारत की समाप्त हो जाएगी, देश के क्या करिएगा, बगावत करिएगा तो नागरिकता समाप्त। और नागरिकता संबंधी संशोधन सांसद के गृह मंत्रालय जो है वह कर सकता है। तो इतना बता देते तो कोई फायदा नहीं होता, हमने इसके अंदर की बात को बताया, ठीक है, कि क्या सीएए है, क्या एनआरसी है, क्या एनआरआई है, क्या एनआरई के है, क्या एनआरआई, क्या एनआरई, ठीक है, पीआईओ क्या है, ओसीआई क्या है। कोई दिक्कत? इस तरह से हमने क्या किया, यह पूरा नागरिकता के बारे में बताया। कोई दिक्कत? तो एक स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। यह याद रखेगा एनआरसी जो है सबसे पहले कहाँ लागू होता है, आसाम में लागू होता है। यह सवाल पूछा हुआ है। कोई दिक्कत? इसीलिए आसाम हमने लिख दिया, यह सवाल जो है ना पूछा हुआ है। तो एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यह बताइए क्लास कैसा लगा? कोई दिक्कत? क्लास कैसा लगा? ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं, और इसी तरह से क्या करिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, उदास नहीं होना है, ठीक है, हौसला रखना है और अच्छा से मेहनत करना है, जम के मेहनत करना है। माझी की तरह यदि मंजिल पहाड़ है तो हम भी माझी है, और जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि दिल में यह आस लेकर के बैठिए कि आज नहीं तो कल हमारी सरकारी नौकरी होगी ही होगी। भले ही समय लगेगा लेकिन असफलता नहीं मिलेगी, सफलता मिलेगी। ठीक है, नौकरी का तो यही एक राज है कि सफलता करने वाली पर अपना जो है ना वह जान गंवा देती है, अर्थात फिदा हो जाती है। सफलता जो है ना अब मेहनत करने वालों पर क्या हो जाती है, फिदा हो जाती है। तो मेहनत करता है, निरंतर मेहनत करना है और निरंतर आगे क्या करना है, बढ़ना है। तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। कोई दिक्कत? और नेक्स्ट क्लास में मौलिक अधिकार के साथ मिलेंगे कि मौलिक अधिकार कहाँ से लाया गया है भारतीय संविधान में, तो अमेरिका से लाया गया है। तब तक के लिए धन्यवाद।